अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी प्लेस है जहां पर लोग कंपनीज के शेयर्स जो हैं वो ख़रीद भी सकते हैं और जहां पर लोग कंपनी के शेयर्स बेच भी सकते हैं। Means stock exchange is a facility where stockbrokers and traders can buy and sell securities such as shares of stock and bonds and other financial instruments। देखिए, मैं एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल से आप लोगों को समझाना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन जो है वो उसके पास कुछ सेविंग्स होती हैं और वो उन सेविंग्स को जो है वो इन्वेस्ट करना चाहता है। वो सोचता है कि क्यों ना मैं एक कंपनी के शेयर्स ख़रीद लूँ। जब वो कंपनी के शेयर्स ख़रीदने की बात करता है तो वो अब डायरेक्टली जाके कंपनी से उसके शेयर्स नहीं ख़रीद सकता, बल्कि उसके लिए उसे एक ऐसी प्लेस पर जाना होगा जहां पर शेयर्स बेचने वाले लोग आए होते हैं। यकीनन उस जगह का नाम है स्टॉक एक्सचेंज। मैं इसको थोड़ा और एलैबोरेट करना चाहूँगा। एक पर्सन एक कंपनी के शेयर्स ख़रीदना चाहता है और एक पर्सन जो है उसके पास ऑलरेडी कंपनी के शेयर्स हैं वो बेचना चाहता है। तो ये दोनों लोग जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये बाइंग एंड सेलिंग करेंगे, दिस प्लेटफॉर्म इज़ कॉल्ड स्टॉक एक्सचेंज। पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 2016 में डेवलप की गई। इससे पहले इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज और कराची स्टॉक एक्सचेंज, 3 मुख्तलिफ स्टॉक एक्सचेंजेस पाकिस्तान में काम कर रही थी। 2016 में इन स्टॉक एक्सचेंजेस को आपस में मर्ज करके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का नाम दे दिया गया। और ये जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है इसके साथ डिफरेंट जो हैं ब्रोकर्स और ट्रेडर्स जो हैं इसके साथ अटैच होते हैं और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू कंपनी के शेयर्स और सिक्योरिटीज़ जो हैं उनका बिजनेस करते हैं। अब हम आपके साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कुछ डिटेल्स जो हैं वो शेयर करेंगे। बेसिकली पाकिस्तान में जो स्टॉक एक्सचेंज का क़याम था वो 18 सितंबर 1947 में किया गया और पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज ने 5 कंपनीज के साथ अपना काम शुरू किया था। ये पाकिस्तान की प्रीमियर स्टॉक एक्सचेंज है और तमाम जितने भी शेयर्स हैं कंपनीज के और सिक्योरिटीज़ हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के ज़रिए उनकी ख़रीदो फरोख्त की जाती है। मींस फिज़िकली ये बाइंग एंड सेलिंग नहीं होती बल्कि इलेक्ट्रॉनिकली होती है। इसके बारे में हम आगे चल के आपके साथ सारी डिटेल्स शेयर करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिकली कैसे जो है वो शेयर्स जो हैं उनको बाय या सेल किया जाता है। एक बंदा जो है वो डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज में जाके कंपनी के शेयर्स खरीद भी नहीं सकता और बेच भी नहीं सकता। उसके लिए उसको ब्रोकर्स का सहारा लेना पड़ेगा। ब्रोकर्स कौन है? ब्रोकर्स ऑथराइज्ड ब्रोकर्स हैं, ट्रेडर्स ऑथराइज्ड ब्रोकर्स हैं और ये रजिस्टर्ड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के साथ। तो स्टॉक एक्सचेंज जो है बेसिकली ये कैपिटल मार्केट जो है पाकिस्तान की उसको ये क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है और इसके बहुत सारे जो हैं वो इकोनॉमी के लिए इसकी बहुत सारी जो हैं खिदमात हैं और बहुत सारे फंक्शन जो है ये परफॉर्म करती है। तो इन फंक्शंस की हम बात करते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस क्या है। आइए पहले फंक्शन पे हम लोग चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस की बात करें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो सबसे पहला फंक्शन है या किसी भी दुनिया में जो किसी भी मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज है उसका सबसे पहला फंक्शन ये है कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो उस मुल्क की जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है वो उसको इंडिकेट करती है। अगर स्टॉक एक्सचेंज जो है उसमें ग्रोथ हो रही है, शेयर्स की प्राइसेस जो हैं वो स्टेबल हैं या उनमें एक ग्रेजुअल इंक्रीज़ आ रहा है और मार्केट में जो है वो लोग पैसा कमा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उस मुल्क में इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं वो अच्छी हैं। तो बेसिकली ये जो शेयर की प्राइसेस का राइज और फॉल होता है ये इंडिकेट कर रहा होता है कि मुल्क में इस वक्त इकोनॉमी जो है वो बूम की तरफ जा रही है या रिसेशन की तरफ जा रही है। जैसे एक मुल्क के मुआशी हालात ख़राब होते हैं तो उसके साथ ही जो है स्टॉक एक्सचेंज उसमें मंदी का रुझान शुरू हो जाता है। तो बेसिकली जो स्टॉक एक्सचेंज है वो किसी भी मुल्क की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसके बारे में हमें इंडिकेट कर रही होती है। सेकंड फंक्शन जो है स्टॉक एक्सचेंज का, जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी बेसिकली क्या है? स्टॉक मार्केट जो है वो हेल्प आउट करती है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई टू फिक्स द प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज़। द सिक्योरिटीज़ ऑफ प्रॉफिटेबल एंड ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज आर वैल्यूड हायर। यानी जो अच्छी कंपनीज होती हैं उनकी सिक्योरिटीज़ को जो है मार्केट में उनकी प्राइसेस बेहतर होती हैं और उन सिक्योरिटीज़ की डिमांड भी होती है। तो बेसिकली जो है
सिक्योरिटीज़ जो हैं उनकी कीमतों का तयन जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के ज़रिए किया जाता है। अब कंपनीज जितनी अच्छी होंगी, कंपनीज की परफॉर्मेंस जितनी अच्छी होगी, उतना उन कंपनीज की जो सिक्योरिटीज़ की प्राइसेस हैं वो बेहतर होंगी। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कंपनी सिक्योरिटीज़ की प्राइसेस को डिटरमिन करने में हमें हेल्प आउट करता है। थर्ड नंबर पे हम चलते हैं सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस की जानिब। सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन क्या, देखें आप ओपनली किसी बंदे के साथ जो है बाइंग एंड सेलिंग या कोई लेन देन करते हैं तो उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है, बट स्टॉक मार्केट जो है ये सिर्फ उन सिक्योरिटीज़ का काम करती है, इसके ज़रिए सिर्फ उन कंपनीज़ के शेयर्स की ख़रीदो फरोख्त हो सकती है जो कि ऑलरेडी लिस्टेड होते हैं। लिस्टेड का मतलब है कि जो कंपनी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करके अपने आप को रजिस्टर्ड करवाती है, वो कंपनी लिस्टेड कंपनी बन जाती है। तो जो लिस्टेड कंपनी होती है वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बाइंग एंड सेलिंग कर सकती है। हर कंपनी जाके स्टॉक एक्सचेंज को नहीं कह सकती कि मुझे जो है मेरे भी शेयर्स आप जो है उनकी बाइंग एंड सेलिंग अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू करवाएं। तो इस तरह से इस सिक्योरिटी की वजह से, इस सेफ्टी की वजह से शेयर बेचने वाले, शेयर ख़रीदने वाले को भी एतमाद होता है कि यार मैं एक अथेंटिक कंपनी जो है उसके शेयर ख़रीद रहा हूँ, और जो है कंट्री के हवाले से भी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के हवाले से भी ये चीज़ अच्छी है कि किसी के पैसे जो हैं वो किसी फ्रॉड या स्कैम के हाथ जो हैं वो नहीं लगते। तो बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज जो है सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन को इंश्योर करती है। उसके बाद हम देखते हैं जी कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। डेफिनेटली जब आपकी स्टॉक एक्सचेंज है उसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं। अब वो पुराने ज़माने थे जब लोग एक ही मुल्क में काम किया करते थे, अब तो ये भी होता है कि लोग यहाँ बैठ के अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, अमेरिका के लोग यहाँ बैठ के पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, जापान जो है उसकी जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें बैठ के लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज जो है इसके ज़रिए डिफरेंट कंपनीज़ की सिक्योरिटीज़ की बाइंग एंड सेलिंग होती है। तो ये जो प्रोसेस होता है बाइंग एंड सेलिंग का, इसमें वेल्थ क्रिएशन होती है, और इस प्रोसेस के ज़रिए जो है वो लोगों के पास पैसा आता है, और उस पैसे से लोग जो है फिर वो आगे उस पैसे का सर्कल चलाते हैं। तो बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज पर जो बिजनेस होता है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है, और फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करके जब फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा आपके मुल्क में आपकी स्टॉक एक्सचेंज में आता है तो उस पैसे से जो है डेफिनेटली ब्रोकर जो हैं। अच्छा, अब देखें एक बात यहाँ पे समझने वाली है, ब्रोकर को हर ट्रांजैक्शन पे पैसा मिलता है, चाहे आप शेयर बेचें या चाहे आप शेयर ख़रीदें। आपने ब्रोकर के ज़रिए 1000 रुपये का शेयर ख़रीदा है या 1000 रुपये के शेयर्स बेचे हैं, तो उसमें से 15 रुपये, यानी 1000 के पीछे, हर 1000 के पीछे 15 रुपये जो हैं वो आपका जो ब्रोकर है वो उस ब्रोकर के पास जाएंगे। तो इसलिए बेसिकली जो है स्टॉक एक्सचेंज में जो बाइंग एंड सेलिंग होती है उससे लोगों को जो है वो लोगों को उससे रोज़गार भी मिलता है, और ब्रोकर्स जो हैं वो भी उसमें से पैसा कमाते हैं, और जो लोग बाइंग एंड सेलिंग कर रहे होते हैं डेफिनेटली वो भी पैसा कमाते हैं। अच्छा, फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों के पास जो उनका सरप्लस पैसा पड़ा होता है, लोगों के पास जो उनकी सरप्लस सेविंग्स पड़ी होती हैं, उनके घरों में नहीं पड़ी रहती, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो अपनी जो उनके पास सेविंग्स होती हैं, किसी भी मुल्क में जो कैपिटल फॉर्मेशन है उसका एक इम्पॉर्टेंट सोर्स उस मुल्क के लोगों की सेविंग्स होती हैं। अब एक मुल्क में जो इन्वेस्टर्स हैं या लोग हैं उनके पास पैसा है, लेकिन वो उस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके पास वेन्यूज़ नहीं है। तो होता क्या है कि आपकी जो स्टॉक एक्सचेंज है ये इन्वेस्टर्स को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करती है, जिस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इन्वेस्टर जो है वो कंपनी के शेयर्स या कंपनी के बॉन्ड्स ख़रीद सकता है। अगर ये फैसिलिटी, अगर ये स्टॉक एक्सचेंज ना मौजूद हो तो वो लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स करनी है उनको कोई जो है रिलायबल प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। तो इस तरह से जो स्टॉक एक्सचेंज है वो आपके मुल्क की इकोनॉमी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आइए चलते हैं नंबर 6 पॉइंट पे, प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिक डेट। प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिक डेट की हम जब भी बात करते हैं तो बेसिकली गवर्नमेंट जो है उसको भी डेट की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसी तरह से जो है डिफरेंट इदारे जो हैं उनको भी जो है डेट की ज़रूरत होती है। तो वो क्या करते हैं, वो अपने डिबेंचर्स जो हैं
वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जो है वो सेल करके पैसा लेते हैं। इसी तरह से गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जो है उनकी सेल और परचेज की जाती है। तो बेसिकली लोगों से पैसा इकट्ठा करने के लिए गवर्नमेंट और बिजनेसेस जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज को एक प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से जी लिक्विडिटी, अच्छा एक इसकी बड़ी ब्यूटी है स्टॉक मार्केट की कि आपके पास जो सिक्योरिटीज़ पड़ी हैं, जो शेयर्स पड़े हैं, उनको ये फौरी तौर पर कैश में कन्वर्ट कर देती है। कैश कन्वर्जन का मतलब है कि आपके पास शेयर्स पड़े हैं, आपको कैश की ज़रूरत है, आप स्टॉक मार्केट में लेके जाएं और स्टॉक मार्केट जो है वो आपके शेयर्स को सेल आउट करवा देगी और वहाँ से आपको जो है वो आपके शेयर्स फौरी तौर पर लिक्विड एसेट में, कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इन्वेस्टर जब भी चाहें वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अपने पैसे को, अपने कैश को जो है वो अपने शेयर्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से जो है पब्लिक डेट प्लेटफॉर्म की बात हो गई, या इस तरह से स्टॉक एक्सचेंज के रोल की बात करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज क्या रोल प्ले करती है, कंपनी की ग्रोथ में इसका रोल होता है, लोगों की जो सेविंग्स होती हैं वो उनको मोबिलाइज करते हैं। इसी तरह से जो है प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो होती है, ये लोग कंपनी के जो है शेयर्स ख़रीदते हैं और उन शेयर्स पे जो प्रॉफिट होता है वो लोगों को मिलता है। और इसी तरह से मैंने आपको जैसा कि बताया कि अगर ब्रोकर जो होते हैं, चाहे जो है वो आप शेयर्स बेचें या चाहे ख़रीदें, तो उनके पास कमीशन चला जाता है। स्मॉल इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बेसिकली जो स्टॉक एक्सचेंज है वो मार्केट मेकिंग का काम करती है, यानी कि एक मार्केट प्रोवाइड करती है इन्वेस्टर्स को। इसके बाद मार्केट इंडेक्सेस होते हैं। स्टॉक मार्केट जो है इसके इंडेक्स होते हैं, ये शो करती है कि आज इतने इंडेक्स का कारोबार हुआ, आज मार्केट में इतनी तेज़ी हुई, आज मार्केट में इतना गिराव आया। तो उससे लोगों को ये समझने में भी मदद मिलती है कि मुल्क में स्टॉक मार्केट की क्या पोजीशन है और मुल्क की इकोनॉमी की क्या पोजीशन है। उसके अलावा जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कंपनी को डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आपको बहुत सारा डाटा मिल सकता है। तो आप इसके जो फंक्शंस हैं और रोल हैं उनको आप इंटरचेंजेबली एक दूसरे के साथ लिख सकते हैं, यानी ये फंक्शन और रोल ऑलमोस्ट सेम है, मिलते जुलते हैं। तो आप इसको जो है वो मतलब आप फंक्शंस को भी जो है वो इसमें पुट कर सकते हैं रोल्स में। एनीवे हम बात करते हैं जी, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब, तो मेरे साथ रहिएगा आप सब लोग। ट्रेडिंग प्रोसीजर की हम लोग बात करते हैं। तो ट्रेडिंग प्रोसीजर बेसिकली क्या है? ट्रेडिंग प्रोसीजर जो है वो ये है कि आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना। आपके पास पैसा पड़ा, आप कहते हो जी मैंने स्टॉक मार्केट में जाना, मुझे बताएं मैं कैसे जाऊंगा, स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे लगाऊंगा। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बेसिकली सबसे पहली बात समझें, सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। आप जब भी स्टॉक मार्केट में जाके काम करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा आपने बैग में पास पैसे डाले, स्टॉक मार्केट पहुंच और कहा जनाब हाँ जी मैं शेयर खरीदने आना। नहीं, उसके लिए पहले आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, एक बैंक अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा और उस बैंक अकाउंट में कम से कम जो है 25,000 रुपये जो है वो डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे। अब ये जो 25,000 रुपये का डिपॉजिट है, जब आप ये करवाएंगे और अपनी डिटेल्स देंगे तो आप किसी भी ब्रोकर की मेंबरशिप लेंगे, यानी आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में जाके बाइंग एंड सेलिंग नहीं कर सकते, उसके लिए आपको ब्रोकर की खिदमात लेना होगी। तो सबसे पहला स्टेप, जो ब्रोकर होगा वो स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर होता है और आपके जो शेयर्स और सिक्योरिटीज़ हैं ओनली आप जो है इस ब्रोकर के थ्रू जो है बाय और सेल कर सकते हो। तो पहले स्टेप में आपने जनाब ब्रोकर के साथ जाके एक एग्रीमेंट कर लिया, आपने ब्रोकर की मेंबरशिप ले ली, ठीक है, उस ब्रोकरेज हाउस की। तो ब्रोकरेज हाउस बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी नंबर 2, प्लेसिंग द ऑर्डर। बेसिकली जो है ऑर्डर प्लेस करने के लिए अब ऑर्डर में 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। आपने फॉर एग्जांपल जी एक कंपनी के जो है नेस्ले के आपने जो है वो 100 शेयर ख़रीदना है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं जी, आप स्टॉक ब्रोकर जो है, अच्छा आप स्टॉक ब्रोकर को कहते हैं। स्टॉक ब्रोकर जो है वो क्या करता है, वो अपने सिस्टम में, आप इस वक्त बायर हैं, ठीक है, और एक बंदा सेलर है। अब स्टॉक ब्रोकर जो है वो आपकी तरफ से मार्केट में एक क्वेरी रेज कर देगा सॉफ्टवेयर के थ्रू, सॉफ्टवेयर में एक एंट्री कर देगा आपके अकाउंट की तरफ से
एक सॉफ्टवेयर बना होता है बेसिकली ना ब्रोकर हाउस का। एक चीज़ और बताऊं, शेयर्स की खरीदो फरोख्त जो है वो फिजिकली नहीं होती, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिकली ये होती है। एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने, सारे ब्रोकर उसके साथ अटैच होते हैं। आगे जो ब्रोकर है फिर वो ब्रोकर जो आपके बिहाफ पे जो है वो ट्रेडिंग करता है। तो आप ब्रोकर को कहेंगे मुझे 100 शेयर खरीदने हैं, ब्रोकर जो है वो आपकी तरफ से क्वेरी मार्केट में रेज कर देगा कि जी इतनी प्राइस पे जो है 2100 रुपये के रेट पे मुझे जो है वो 100 शेयर्स चाहिए, 100 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2100 पर शेयर। जैसी मार्केट में कोई सेलर आएगा, बेचने वाला आएगा, तो उससे शेयर्स जो हैं लेके वो आपको दे दिए जाएंगे, यानी आपके पास जो है वो शेयर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब इसमें क्या प्रोसीजर है वो भी मैं आपको अभी जो है वो समझाता हूँ जी। तो हम लोग बात कर रहे थे कि एक बेचने वाला, एक ख़रीदने वाला और स्टॉक ब्रोकर दरमियान में मौजूद है, यानी स्टॉक ब्रोकर जो है वो एक ब्रिज का रोल प्ले करता है बिटवीन सेलर एंड बायर। उसने सेलर से भी कमीशन लेना है और बायर से भी कमीशन लेना है, जो कि 1000 रुपये के पीछे 15 रुपये होते हैं। तो इसी तरह से सर हम बात करते हैं थर्ड स्टेप जो होता है वो होता है प्रिपेयरिंग द कॉन्ट्रैक्ट नोट। ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि आपका जो बायर है, बायर के लिए ब्रोकर ने 100 शेयर्स खरीद लिए, तो फिर एक कॉन्ट्रैक्ट नोट तैयार किया जाता है, इसको कॉन्ट्रैक्ट नोट बोलते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नोट जो है उसमें क्या चीज़ें होती हैं, उसमें सबसे पहले जो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं उनके नेम एंड एड्रेस होते हैं, बायर और सेलर के नेम एंड एड्रेसेस होते हैं, शेयर की टाइप, ठीक है, ऑर्डिनरी शेयर है, प्रेफर्ड शेयर है, उसकी प्राइस कितनी है जिस पर बाय किया गया, सेल किया गया, फिर कमीशन का ब्रोकर उसमें कितना, उसमें ट्रांजैक्शन की डेट, किस डेट को ये ट्रांजैक्शन हुई, किस टाइम पे हुई, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने सबसे लास्ट पे लिखी, सबसे पहले लिखनी चाहिए थी, वो थी ट्रांजैक्शन नंबर। कि हर ट्रांजैक्शन का एक यूनिक आईडी होता है जिसके तहत पता चलता है कि किस टाइम, किस डेट पे ये ट्रांजैक्शन हुई, उसमें कितने शेयर्स थे, ट्रांजैक्शन नंबर उसके ऊपर लिखा होता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट नोट तैयार हो जाता है जो बायर को भी चला जाता है और सेलर को भी चला जाता है, इनके सिस्टम में जो है ये सेव हो जाता है। फोर्थ नंबर पे सर क्या होता है, फोर्थ नंबर पे सेटलमेंट होती है। अच्छा, अगर हम रेगुलर मार्केट की बात करें जो रूटीन में बाइंग एंड सेलिंग होती हैं, तो बायर जो है वो पैसा पे करता है और सेलर जो है वो सिक्योरिटी डिलीवर करता है आफ्टर 2 डेज, यानी कि जो इसकी सेटलमेंट होती है आपके अकाउंट में से पैसे उसी वक्त जो हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं, लेकिन जो सेलर है उसको पेमेंट 2 दिन के बाद होती है और आपको शेयर्स 2 दिन के बाद मिलते हैं। इस फिनोमिना को हम T+2 का नाम भी देते हैं, यानी 2 दिन का जो है वो टाइम रिक्वायर होता है। और एक फ्यूचर मार्केट होती है या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है, अभी हम इसकी आगे जाके आपको बताएंगे कि रेगुलर मार्केट क्या है, फ्यूचर मार्केट क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको जो है वो डिटेल्स बताऊंगा अगली स्लाइड्स में, आप लोग मेरे साथ रहिएगा। तो बेसिकली इन केस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, सेटलमेंट्स आर डन ऑन द लास्ट फ्राइडे ऑफ मंथ, 30% अमाउंट इज मस्ट इन अकाउंट। इसमें सर क्या होता है कि आपकी जो शेयर्स की कॉन्ट्रैक्ट तो हो जाता है, लेकिन जो शेयर्स की हैंडिंग ओवर होती है, टेकिंग ओवर होती है और पेमेंट की हैंडिंग ओवर और टेकिंग ओवर है वो एट द एंड ऑफ मंथ होती है। यानी कॉन्ट्रैक्ट अभी हो गया है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट की सेटलमेंट होगी, एक्चुअल जो पेमेंट डिलीवर होगी और शेयर मिलेगा वो आफ्टर एट द एंड ऑफ मंथ, लास्ट फ्राइडे जो है ये सेटलमेंट्स होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है अब सेटलमेंट्स हो गई। अब इसमें मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता चलूँ कि आपका जो है बेसिकली चाहे आप ख़रीद रहे हों चाहे आप बेच रहे हों, आपको उस पर कमीशन पे करना पड़ता है। फिज़िकली कोई चीज़ जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होती, बल्कि आपका एक ऑनलाइन अकाउंट बना होता है जो कि आपके ब्रोकर ने बनाया होता है। ब्रोकर जो है उसका अपना एक सर्वर होता है, उसका सर्वर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के सर्वर के साथ अटैच होता है, तो आप अपने अकाउंट के थ्रू जो है वो बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। तो ये था जी एक सिंपल सा ट्रेडिंग प्रोसीजर। इसमें और बहुत सारी डिटेल्स, कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व्स हैं जिनको हम यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं कर रहे। अभी हमने सिर्फ यहाँ पे बेसिक प्रोसीजर को डिस्कस किया है। उसके अलावा भी कुछ और फीचर्स हैं, कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि ट्रेडिंग के हवाले से वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा ताकि आपको बेसिक्स के बारे में पता हो।
आप कभी स्टॉक मार्केट जाते हैं तो आपको उसकी बेसिक जो वर्किंग है उसके बारे में नो हाउ हो। अगर जो है बाइंग एंड सेलिंग सेम डे पे की जाए, if the buying and selling is if the buying and selling is done on same day, one-sided commission is charged by broker। आपने स्टॉक एक्सचेंज ओपन हुई, आपने जनाब आज की डेट में जो है वो 100 शेयर्स बाय कर लिए, उन पर आपने डेफिनेटली उन पे आपने जो है वो कमीशन पे करना, लेकिन मार्केट ऑफ होने से पहले आज की डेट में आपने वो 100 सेल आउट भी कर दिया है, तो अब आपका एक दफ़ा बाइंग पे जो है वो कमीशन पड़ेगा और एक दफ़ा सेलिंग पे। ऐसा नहीं है। अगर आप सेम डे में बाइंग एंड सेलिंग करते हैं सेम शेयर्स की सेम क्वांटिटी की, तो आपको उसमें जो है वन साइडेड कमीशन चार्ज होगा, यानी आपको जो है वो उसमें एक दफ़ा कमीशन देना पड़ेगा, 2 दफ़ा नहीं देना पड़ेगा। दूसरी इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, दिस इज़ कॉल्ड कैप एंड फ्लोर। अच्छा, फ्लोर फर्श को कहते हैं और कैप जो आप सर पे जो आप हेड लेते हैं उसको कैप कहते हैं। यानी फ्लोर मतलब डाउन साइड और कैप जो है अप साइड, ठीक है। इसको ज़रा हम लोग समझते हैं। बेसिकली इन्वेस्टर्स को सेफ करने के लिए, मार्केट को क्रैश होने से बचाने के लिए ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था। कैप जो है वो ये कहता है कि एक दिन, कैप एंड फ्लोर ये कहता है कि एक दिन में मतलब शेयर जो है अगर आज 100 रुपये पे बंद हुई है मार्केट, यानी लास्ट जो शेयर का सौदा हुआ है वो उसकी कीमत 100 रुपये थी, लास्ट एक शेयर जब स्टॉक मार्केट क्लोज हुई है तो 100 रुपये का था, अगले दिन ट्रेडिंग में उसकी कीमत 107 रुपये 5 पैसे से ऊपर नहीं जा सकती और 92.5 पैसे से नीचे नहीं आ सकती, यानी 7.5% का जो वेरिएशन है, यानी सादा लफ्ज़ों में एक शेयर की कीमत पिछले दिन की क्लोजिंग प्राइस से अगले दिन 7.5% ऊपर जा सकती है या 7.5% नीचे आ सकती है। 100 रुपये पे शेयर बंद हुआ, अगले दिन मैक्सिमम उसकी जो सेल प्राइस है या परचेज प्राइस है वो 107.5 रुपये होगी और मिनिमम 92.5 रुपये। ना शेयर अगले दिन इससे ऊपर बाय एंड सेल हो सकता है, ना 92.5 से नीचे बाय एंड सेल हो सकता है। तो ये आपने जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जो टॉप है, यानी 7.5% का टॉप पे जो है, टॉप पे जो 7.5% का मार्जिन है उसे हम कैप कहते हैं। और फ्लोर क्या होता है कि जी डाउन साइड पे 7.5% से नीचे नहीं जा सकती मार्केट, दिस इज कॉल्ड फ्लोर। अगर फिर भी किसी को समझ ना आए तो आप जो है वो मतलब जो है कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं, तो वहाँ पर आई विल रिस्पॉन्ड। उसके बाद है जी हाउसिंग पॉलिसीज इम्पैक्ट ऑन द शेयर ऑफ सीमेंट कंपनीज। बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है, बड़ी प्रैक्टिकल बात आपको बताने लगा हूँ। पिछले दिनों में अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था जी कि हम हाउसिंग सेक्टर के लिए लोन देंगे, हम लोगों को कर्जा देंगे, उस कर्जे से लोग जो है वो बनाना शुरू करेंगे, उस कर्जे से लोग जो है वो आप जिसे कह लें उस कर्जे की बुनियाद पर लोग जो अपने घर बनाएंगे। अब जैसे ही देखें हाउसिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर में लोन आएगा, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में तेज़ी आएगी, ये खबर सुन के साथ ही जो सीमेंट बनाने वाली कंपनी थी, डीजी सीमेंट, मैपल लीफ सीमेंट, उनकी प्राइसेस, उनके शेयर्स की प्राइसेस एकदम से बढ़ गई। तो इस तरह से जो यानी एक अच्छी खबरें हैं वो आपके शेयर्स की कीमत पे अच्छा इम्पैक्ट डालती हैं। उसके अलावा फिर इसमें मार्केट होती है, एक रेगुलर मार्केट होती है, ऑड मार्केट होती है और फ्यूचर मार्केट होती है। रेगुलर मार्केट वो मार्केट होती है जिसमें आज शेयर की बाइंग एंड सेलिंग हुई है तो परसों जो है 2 दिन के बाद उसकी सेटलमेंट हो जाएगी। फ्यूचर मार्केट वो मार्केट होती है कि शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग आज हुई है लेकिन उसकी जो हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर और उसकी जो पेमेंट है वो 1 माह के बाद होनी है। और ऑड मार्केट ये होती है जिसमें शेयर के लॉट साइज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये लॉट साइज क्या है, परेशान नहीं होना, मैं आपको बताता हूँ। लॉट साइज बेसिकली ये है कि आप एक टाइम में कितने शेयर्स खरीद सकते हैं, ये उसकी प्राइस पे भी डिपेंड करता है। तो मैं अगली स्लाइड में जाके आपको जब लॉट साइज बताऊंगा तो वहाँ पे आपको ऑड मार्केट की समझ भी आ जाएगी। और अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग हर एक नहीं कर सकता, उसके लिए आपको नेशनल क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ऑफ पाकिस्तान और SECP से परमिशन लेनी, यानी आप रेगुलर मार्केट में काम कर सकते हैं, ऑड मार्केट में काम कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर मार्केट में काम करने के लिए आपको पहले गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती है। और जनाब चलते हैं हमारे लेक्चर की आखिरी स्लाइड्स की जानिब। आखिरी स्लाइड जो है वो ये है
कि लॉट साइज़ फॉर ट्रेडिंग शेयर्स की जब हम बात करते हैं, लॉट साइज़ फॉर ट्रेडिंग शेयर बेसिकली ये है कि आप एक वक्त में जो है वो कितने शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। तो सर ये देखिएगा, अगर आपके शेयर की कीमत 100 रुपीज़ है, ठीक है, शेयर की कीमत 1 रुपये से लेके 100 रुपये तक उसकी कीमत है, तो आप 500 शेयर या उसके मल्टीप्लाई में काम कर सकते हैं, यानी 500 शेयर, 1000 शेयर, 1500, 2000, 2500, 3000, इस तरह से आप शेयर बाय कर सकते हैं, ठीक है, या बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से बाइंग की बात हो रही है, ठीक है। इसी तरह से हम बात करते हैं लॉट साइज़ की, तो अगर जो है शेयर की कीमत 100 रुपये से ज़्यादा हो, 100 से लेके 500 तक जो शेयर्स हैं, तो उनमें हम जो मिनिमम लॉट साइज़ है, मिनिमम कितने शेयर ख़रीद सकते हैं, 100 शेयर ख़रीद सकते हैं। और इसी तरह से अगर शेयर की कीमत 500 से 1000 तक हो, तो फिर हम 50 शेयर्स भी जो हैं उनकी भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। और अगर शेयर की कीमत अबव ₹1000 हो, तो आप मिनिमम 20 शेयर जो है उसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये आपको शेयर नज़र आ रहे हैं, 500 शेयर, 100 शेयर, 50 शेयर, 20 शेयर, ये 20 शेयर की मल्टीप्लिकेशन है, यानी अबव 1000 रुपीज़ का मतलब है 20 शेयर ख़रीद सकते हैं, 40 शेयर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 20 है, 20, 40, 80, 60, 80 इस तरह से। या ये जब जो 50 शेयर्स हैं, 50, 100, 150, यानी ये 50 शेयर्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ 50, तो ये इस तरह से आएगा, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली ऑड लॉट साइज़ की बात करें, तो ऑड लॉट साइज़ में आप 15 शेयर्स भी ख़रीद सकते हैं, आप 35 शेयर भी ख़रीद सकते हैं, आप 75 शेयर्स भी खरीद सकते हैं। यानी ऑड लॉट साइज का मतलब है कि उसमें ये जो स्टैंडर्ड लॉट साइजेस हैं, कि स्टैंडर्ड में आप मिनिमम कितने शेयर्स खरीद सकते हैं, उसमें मिनिमम और मैक्सिमम का कोई चक्कर नहीं होता। उसमें छोटी छोटी लॉट्स होती हैं, 30 शेयर, 35 शेयर, 50 शेयर, 70 शेयर, तो आप वो जो है लॉट्स परचेज कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और फ्यूचर में जो है वो ऐसी वीडियोस को ऑब्टेन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।